हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज हम 11वीं क्लास का 4th चैप्टर विधायिका का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, क्योंकि पिछले पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें हम लोकसभा के बारे में पढ़े थे। लोकसभा की शक्तियां, उसके कार्य और उसके सदस्य बनने की योग्यता, ये तीनों चीज़ हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लिंक है, आप जा करके जरूर देखो। तो आज की हम बात शुरू करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अगर हम सदस्यों की बात करें तो मैक्सिमम सदस्य यहाँ पे 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 245 सदस्य टोटल अभी वर्तमान समय में बैठते हैं राज्यसभा में। ठीक है, कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 सदस्य बैठते हैं। और इसमें से डिवाइड किया जाता है कौन? एक तो 12 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मनोनीत। और ये जितने भी सदस्य होते हैं वो राज्य के, किसके? राज्य विधानसभा जो होते हैं इनके सदस्य, इनके जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति। ध्यान रखना, ओके। नियुक्ति करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की और मनोनीत करते हैं 12 सदस्य। कौन से 12 सदस्य? राष्ट्रपति यानी कि अपने मर्जी से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और वो कौन से सदस्य होंगे? वे सदस्य जो कि अपने कला क्षेत्र में या फिर स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी क्षेत्र में, जो हमारे इंडिया का नाम, किसका नाम? इंडिया का नाम अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कोई पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, डांस के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, यदि उसने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध किया है तो उसको राज्यसभा का सदस्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति अपने मर्जी से करते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन, इनको भी राज्यसभा के सदस्य मिले हुए सदस्यता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अधिकतम चुने जा सकते हैं। अधिकतम चुने जा सकते का मतलब कुछ राज्यों से आएंगे और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। तो जो राज्यों से आते हैं वो होते हैं 229 सदस्य, 229 सदस्य राज्यों से आते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन? वही जो है, जो अभी 2 और जुड़े हैं, कश्मीर और तिब्बत को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उनको भी हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केंद्र राज्यसभा के जो सदस्य थे उनका टॉपिक तो कंप्लीट होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनको बनने की योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है? ठीक है, योग्यता मीन समझते हो ना, ऐसी कौन कौन सी एबिलिटी है जिस एबिलिटी के साथ वो राज्यसभा में सदस्यता लेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कौन कौन सा? एक तो जो कोई भी व्यक्ति होगा वह सबसे पहले तो भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अब किसी पाकिस्तानी को तो भाई बना नहीं देंगे ना राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल होगा राज्यसभा में बिठा दिया जाए, क्या करेगा? पत्थर वत्थर नहीं मार देगा वो, है नहीं? तो वह पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और क्या है? वह किसी भी सरकारी नौकरी पे ना कर रहा हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, लाभ पद पे ना हो। अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसके पास राज्यसभा के सदस्यता नहीं मिलेगी उसको। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब के उसके पास ना हो, उसको छोड़नी पड़ेगी। ओके, और नेक्स्ट क्या है कि वह दिवालिया ना हो। दिवालिया मीन समझते हो? भगोड़ा। ठीक है, जो कि बहुत सारे पैसे लेकर के भाग जाए। और किसी भी गंभीर अपराधी ना हो, मतलब अपराध के मामले में कभी वो जेल ना गया हो 2 साल या 2 साल से ऊपर। ठीक है, अपराधी ना हो। ओके, और ध्यान रहे इस राज्यसभा को, किसको? राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, और टोटल मेंबर पता चल गया, इसके बनने की योग्यता हमें पता चल चुकी है। ठीक है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। सबसे पहले जो राज्यसभा के अध्यक्ष थे, जिसको हम मेन अध्यक्ष बोलते हैं, सबसे जो पहले मेन अध्यक्ष थे उनका नाम था राधा कृष्ण। क्या नाम था? राधा कृष्ण। ठीक है, तो ये थे हमारे सबसे पहले अध्यक्ष। और उपराज्यपाल कौन थे? वहां पे उपराज्यपाल थे S.B. कृष्ण। ठीक है, S.B. कृष्णा राव। ठीक है, अभी वर्तमान समय में कौन है सभापति? वर्तमान समय में जो सभापति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। ये हैं हमारे वर्तमान समय में राज्यसभा के
अध्यक्ष नायडू। ओके, ध्यान रखना इस बात का। ये वर्तमान समय में है और ये पहले दो हैं जो कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल, जो सबसे मेन अध्यक्ष होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष और बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्षों में, कितने वर्षों में? 2 वर्ष में प्रत्येक 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होंगे राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और लोकसभा में तो तुम्हें पता है हर 5 साल में चुनाव होता ही है। अगर बीच में कोई गड़बड़ कर दे नेता तो जनता दे लठ मारती है उनको, फिर हटाती है वहां से। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हमारा जो राज्यसभा का ओवरव्यू था वो पूरा कंप्लीट होता है और अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद राज्यसभा की शक्तियां। ओके, तो चलो आओ देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य है सेम उसी तरीके से है जैसे कि लोकसभा में कराया था। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और चुनाव संबंधी कार्य शक्तियां सेम उसमें, बस इसके अंदर कार्यपालिका पर नियंत्रण वाला नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर ज्यादा नियंत्रण लोकसभा के रखते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो लोकसभा से ज्यादा चुन करके जाते हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे विधायी शक्तियां, आपने जब भी शादी हुई होगी तो सुना होगा कि विधि विधान से यह जो शादी हुई वो संपन्न हुई। तो जो विधि विधान है ना, विधायी शक्तियां, वो कानून निर्माण से शक्तियां हैं। ध्यान रहे, जो संसद है, ठीक है, इस संसद के अंदर 2 सदन है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा? एक तो है लोकसभा, ठीक है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो कोई भी जो बिल और विधेयक होता है, जो बिल या विधेयक होता है वो राज्यसभा में भी पहले पेश हो सकता है, केवल और केवल धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक को छोड़ करके। यानी कि जो धन विधेयक होता है ये वाला विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगले पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, रुको। तो लोकसभा, राज्यसभा में पहले पेश हो सकता है, यहां से पास होकर के किसके पास जाएगा? लोकसभा के पास जाएगा। जब दोनों ही सदन किसी विधेयक को, यानी कि किसी बिल को या तो फिर किसी विधेयक को पास कर देंगे, दोनों सदन, तो पास करने के बाद वो सदस्य, वो जो बिल या विधेयक होगा किसके पास जाएगा? वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देगा तब जाकर के वो बिल या विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये था पहले विधायी शक्तियां। और दूसरा वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां में क्या होती है कि जो धन विधेयक होता है, जो कि पैसों से रिलेटेड होता है, जो कि पैसों से रिलेटेड होता है, वो वाली शक्तियां जो है वो राज्यसभा के पास केवल और केवल नाम मात्र का है। ठीक है, यदि धन विधेयक लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही अपने पास रखेगा, उसके बाद नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अलाउड नहीं है। और 14 दिन तक अगर इसने अप्रूवल नहीं दिया, अगर इसने पास नहीं किया तो ध्यान रहे ये 15वें दिन अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्थायी सदस्य है, फिर भी स्थायी सदन है, फिर भी यहाँ पे 14 दिन के ही सदस्यता है, उसके बाद मतलब जो बिल या विधेयक है वो पास हो जाएगा। कौन सा? केवल धन विधेयक। कोई धन विधेयक है जो कि पैसों से रिलेटेड मामले हैं वो पास हो जाएगा। इसलिए जो राज्यसभा की शक्ति है, जो वित्तीय शक्ति है, वो केवल नाम मात्र का है। ठीक है, आगे संविधान में संशोधन संबंधी, तो ये बिल या विधेयक पहले राज्यसभा में भी पेश हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है, यानी कि लोकसभा में भी पहले पेश हो सकता है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक में यदि दोनों में लड़ाई हो जाती है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, लेकिन साधारण विधेयक में अगर लड़ाई हो जाए तो दोनों में बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और ध्यान रहे, एक साल में 2 बार सदस्यता यानी कि बैठक बुलानी जरूरी है और 6 महीने के अंतराल में, 6 माह के अंतराल में बैठक बुलाई जाती है हमेशा। ठीक है, और आगे देखो चुनाव संबंधी कार्य क्या है? चुनाव संबंधी कार्य के अंदर जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना भाई, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के करते हैं। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे हम राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे? एकल संक्रमक पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमक पद्धति के अनुसार। ध्यान रहे, ये इसके अंदर जो होता है, अगर 4 राष्ट्रपति खड़े हुए हैं, A, B, C और D, ठीक है, तो इन चारों को ही वोट देना पड़ेगा कि हम भाई सबसे पहले C को वोट बनाना चाहते हैं नंबर 1 पे। अगर ये नहीं बना तो हम डी को बनाना चाहेंगे। इस तरीके से वोट होता है एकल संक्रमण पद्धति, जो कि राष्ट्रपति पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे
न्यायिक शक्तियां, तो ध्यान रहे राष्ट्रपति के चुनाव में जब भाग लेता है तो इसको हटाने में भी भाग कौन लेगा? राज्यसभा। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये किसको लिखा गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है इसको भी हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के हटा सकते हैं। ठीक है, आगे राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां, ये शक्तियां जो थी वो तो सिमिलर थी, जो कि लोकसभा में थी वैसे ही राज्यसभा में है। लेकिन कुछ विशेष शक्तियां क्या है कि जो राज्यसभा है वो 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकते हैं? पारित मतलब होता है पास करना। ठीक है, 1/3 सदस्य पारित करके क्या करेंगे? अगर कोई राज्य सूची है, राज्य सूची, अब बोलोगे राज्य सूची सर क्या होता है? तो ध्यान रहे वो 7 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक होता है केंद्र सूची, ठीक है, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ध्यान रखें। तो केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार विषय बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों सरकार विषय बनाती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के उस पर काम करेगी। और जो राज्य सूची होती है इसमें केवल राज्य के विषय होते हैं जिस पर राज्य काम करती है। तो यहाँ पे विशेष शक्ति कैसे आएगी कि 1/3 प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के अंदर अगर कोई विषय है तो उसको हम राष्ट्रीय विषय बना सकते हैं। ये पावर है राज्यसभा के पास। यानी कि किसी राज्य सूची को राष्ट्रीय सूची बनाना, मतलब राष्ट्रीय कानून बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय कानून बनाना या तो फिर राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। महत्व ज़्यादा बेटर है, कानून याद मत रखना। ठीक है, महत्व बनाना किसका काम है? इसकी विशेष शक्तियां हैं। और किसी भी अखिल भारतीय सेवाएं होती है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, इसको भी ज़्यादा महत्व दे सकता है अपने राज्य के अकॉर्डिंग। कोई भी राज्य, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य होते हैं, 28 राज्य हैं, तो इंडिया के अंदर कैसे बन गया ये? ठीक है, तो इंडिया में जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से कोई सा भी राज्य अगर चाहे तो किसी भी अखिल भारतीय सेवाओं को ज्यादा महत्व दे सकता है अन्य राज्य की तुलना में। ठीक है, तो ये राज्य के पास विशेष शक्तियां हैं। ठीक है, और अगर एक और क्वेश्चन आता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा, यहां पे मैं लिख दूं लोकसभा और राज्यसभा, ये रहा राज्यसभा, तो इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है? शक्तियां एवं कार्य में क्या अंतर है? तो ध्यान रहे वही अंतर है जो कि ये सारे हैं। सेम यही पॉइंट लोकसभा में है, सेम यही पॉइंट राज्यसभा में है। लोकसभा का अगर नहीं देखा तो पिछले पार्ट में जाकर के आप देख लो। ठीक है, तो ये विधायी शक्तियां सेम बोलेंगे, लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के पास भी है। वित्तीय शक्तियां लोकसभा के पास ज्यादा है, राज्यसभा के पास नाम मात्र का है। संविधान संशोधन शक्तियां दोनों के पास बराबर है। ठीक है, और चुनाव में संबंधी ये भी बराबर है। तो ध्यान रहे, ये संशोधन और ये चुनाव वाला, ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में संबंध को भी बताता है। न्यायिक शक्तियां में भी संबंध को बताता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी अलग शक्तियां होगी, और जो विशेष शक्तियां में आती है अंतर में, राज्यसभा की अंतर विशेष शक्तियां और लोकसभा की मतलब अंतर में विशेष शक्तियां। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ओके, बाय।